दिल्ली में हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ना खबरों और अफवाहों का एक तूफान सा आ गया है। तो चलिए आज इस पूरे शोर से हटकर सच क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। धमाके के बाद जो कुछ दिन थे, वो एकदम किसी एग्जिट पोल वाले दिन की तरह थे नहीं? हर तरफ बस एक ही बात, अरे और ट्रस्ट मी ब्रो, सूत्रों के हवाले से खबर है। मतलब मीडिया में बिना कंफर्मेशन के खबरों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अटकलों के बीच हमें असल में पता क्या है। देखिए, जब जानकारी की इतनी कमी होती है ना, तो वो सिर्फ कंफ्यूजन नहीं पैदा करती, बल्कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो आइए फैक्ट्स को अफवाहों से अलग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। उन्होंने इस घटना को कैसे डिस्क्राइब किया है। सरकार का जो ऑफिशियल बयान आया, उसमें इस घटना को आतंकी घटना यानी टेररिस्ट इंसिडेंट कहा गया। अब कोई सोचेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन देखिए यहाँ शब्दों का खेल बहुत जरूरी है। आतंकी घटना और आतंकी हमला सुनने में भले ही एक जैसे लगे, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में इन दोनों का मतलब और वजन बहुत बहुत अलग होता है। और ये जो भाषा में फ़र्क है ना, ये और भी साफ हो जाता है जब हम इसकी तुलना पुराने अटैक से करते हैं। याद कीजिए, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बिना किसी झिझक के उसे आतंकी हमला कहा था और सीधा सीधा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था। पर इस बार भाषा बहुत नपी तुली है। कोई उंगली नहीं उठाई गई, सिर्फ आतंकी घटना कहा गया। तो सवाल ये है कि इस बार सरकार इतना संभल कर क्यों बोल रही है? क्या वजह है इस सधी हुई भाषा की? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी हुई है। देखिए, एक तरफ चीन के साथ रिश्ते वैसे ही तनाव में चल रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील होने की उम्मीद है। इन सब वजहों ने सरकार को एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा किया है जहां वो कोई भी बड़ा टकराव मोल नहीं ले सकती। हर कदम, हर शब्द फूक फूक कर रखना पड़ रहा है, ताकि देश को किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े की आर्थिक कीमत न चुकानी पड़े। अच्छा, ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। अब जरा अटकलों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में, जांच में असल में क्या निकल कर आया है। इस सारी जियोपॉलिटिक्स और डिबेट के बीच एक सच है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है इसकी इंसानी कीमत। देश की राजधानी में 13 लोगों की जान चली गई। जांच में जो सबसे पहली ठोस जानकारी सामने आई, वो थी उस कार के ड्राइवर की पहचान। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि धमाके के लिए जो I-20 कार इस्तेमाल हुई थी, उसे पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। और बात करें बम की, तो वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से बनाया गया था और काफी शक्तिशाली था। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्लास्ट के बाद एक बॉडी पार्ट करीब 300 मीटर दूर जाकर मिला। लेकिन एक अजीब बात थी, बम में कोई छर्रे मतलब बॉल बेयरिंग या मेटल के टुकड़े नहीं थे। इससे इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि ये बम शायद पूरी तरह तैयार नहीं था और इसे किसी तय टारगेट के बजाय पैनिक में, घबराहट में उड़ा दिया गया। तो इस पूरी साजिश की गुत्थी सुलझनी कहाँ से शुरू हुई? वो पहला धागा था डॉक्टर मुजम्मिल। ये भी पुलवामा का ही रहने वाला था और इसी की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके परतें खुलनी शुरू हुईं। फिर सामने आया लॉजिस्टिक्स संभालने वाला सहारनपुर का डॉक्टर आदिल अहमद। पुलिस का मानना है कि बम बनाने का सामान छिपाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम इसी का था। और शायद जो सबसे हैरान करने वाला नाम सामने आया, वो है डॉक्टर शाहीन सैद का। इन पर शक है कि वो एक आतंकी संगठन के इंडियन ऑपरेशंस की जो विमेन विंग है, उसे लीड कर रही थी। मतलब इस पूरी साजिश की एक ऑर्गेनाइजर। तो पैटर्न दिख रहा है, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये कोई अनपढ़ भटके हुए नौजवान नहीं थे। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स ने मिलकर अंजाम दिया था। और यही बात इस केस को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर, ये सब हुआ कैसे? आखिर पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, वो जान लेने वाले आतंकवादी कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की, तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो देखने में एक बहुत ही मामूली सी घटना लगती थी।
हुआ ये कि श्रीनगर में जैश के कुछ पोस्टर लगे हुए मिले। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने शोपिया के एक मौलवी इरफान अहमद का नाम लिया। और जब उस मौलवी से सख्ती से पूछताछ हुई तो नाम सामने आया डॉक्टर मुजम्मिल का। सोचिए, सड़क पर लगे कुछ पोस्टरों से शुरू हुई कहानी देश के पढ़े लिखे डॉक्टर्स के एक पूरे नेटवर्क तक जा पहुंची। ये है रेडिकलाइजेशन का वो खतरनाक रास्ता। और ये हमें एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं होम ब्रेड टेरर। मतलब ऐसा आतंकवाद जो देश के अंदर ही पनपता है। इसके अपराधी हमारे ही देश के नागरिक होते हैं, जिन्हें बाहर से कोई ऑर्डर नहीं मिलता, बल्कि वो यहीं हमारे आपके बीच रहकर कट्टरपंथी बनते हैं। और यही वो खतरा है जिसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। पर देखिए, इस पूरी कहानी का असर सिर्फ उस ब्लास्ट साइट तक ही नहीं है। असल में आतंकवादियों का जो असली मकसद होता है ना, उसका खेल तो धमाके के बाद शुरू होता है। एक आतंकवादी का असली मकसद सिर्फ बम फोड़ना और लोगों को मारना नहीं होता। उनका असली लक्ष्य होता है समाज में डर फैलाना, नफरत फैलाना और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, हमें बांटना। और दुख की बात यह है कि अक्सर हम अनजाने में ही उनका ये काम आसान कर देते हैं। कैसे? सनसनी फैलाने वाली मीडिया कवरेज से, सोशल मीडिया पर फैलने वाली नफरत से, उन गुमनाम हैंडल से जो बस आग में घी डालने का काम करते हैं। इन सब के बीच हम सरकार से सही सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। हम असल में अनजाने में उन्हीं का मकसद पूरा कर रहे होते हैं। तो ये पूरा माहौल हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इस अफरा तफरी में असली देशद्रोही कौन है? क्या सिर्फ वो जिन्होंने बम रखा, या वो लोग भी जो इस दुखद घटना का इस्तेमाल समाज में और ज्यादा जहर घोलने के लिए और ज्यादा नफरत फैलाने के लिए करते हैं? याद रखिए, आतंकवादियों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमें बांटना। और उन्हें हराने का भी सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी एकता। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है सच को जानना, सही सवाल पूछना और सबसे बढ़कर एक साथ खड़े रहना।